एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज आपका टॉपिक है मानचित्र। इसके पहले हमने पृथ्वी की गतियां, ग्लोब सब कुछ समझा है। तो जब हमने ग्लोब समझा तो ग्लोब का अध्ययन जो है वो कुछ सीमाओं में होती है। जैसे कि अगर हमें पृथ्वी का पूरा अध्ययन करना है, पृथ्वी के बारे में, सभी महाद्वीप के बारे में, यानी पूरे संसार को समझना है, तब हम ग्लोब को समझेंगे। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं सबको समझने के लिए हमें ग्लोब समझना होगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी के केवल एक भाग को समझेंगे, जैसे कि आपका देश है, राज्य है, ज़िला है, शहर है, गांव है, इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हमारे लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए मानचित्र उपयोगी होता है। मानचित्र और ग्लोब में फ़र्क क्या है? तो ग्लोब आपका जो गोल बना हुआ है, चारों तरफ से आपको दिख रहा है पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी का प्रतिरूप जिसको आप कहते हैं। और मानचित्र वही है जब आप ग्लोब को खोल देते हैं। इसको भी मैंने डिटेल में बताया है, चूँकि ये शॉर्ट नोट्स है तो थोड़ा सा हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वो है हमारा मानचित्र। अब मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या फिर उसके एक भाग, अगर हम सिर्फ और सिर्फ भारत का मानचित्र देखना चाहेंगे हमें उसका मिलेगा। हमें एक राज्य का सिर्फ मानचित्र अगर देखना है, भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से एक राज्य का, तो हमें उसका भी मानचित्र मिल जाएगा। हमें एक ज़िला का देखना है तो वो भी अब आजकल सब हर चीज़ उपलब्ध है। तो मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है उसी को हम लोग मानचित्र कहते हैं। लेकिन जो सतह गोलाकार है उस सतह को पूरी तरह से चिपटाना संभव नहीं है। बस ये समझने के लिए एक लाइन है कि ग्लोब को अगर हम खोल देते हैं तो वो मानचित्र का रूप ले लेता है। लेकिन आप इमेज करिए कि क्या जिस तरह पॉइंट पर, जिस तरह आपका अक्ष है, जिस तरह आपका दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, क्या वहाँ से पूरी तरह आप ग्लोब को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो गोलाकार सतह है, जो ग्लोब है, उसको पूरी तरह से हम नहीं चिपटा सकते हैं। लेकिन मानचित्र जो है वो उस पर हम छोटे छोटे जगहों का अध्ययन कर सकते हैं। ये है हमारा मानचित्र। और मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र ऐसा होता है कि एक बड़ी किताब की तरह तथ्य को दर्शाता है। और जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे हम लोग एटलस कहते हैं, यानी कि वो मानचित्र एटलस का रूप ले लेता है। तो इसको हमने समझ लिया। एटलस से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब मानचित्र में भी आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको प्रश्न इस तरह से सीटेड में पूछा गया है, हमें किस पर अधिक जानकारी प्राप्त होती है, मानचित्र पर या ग्लोब पर? अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ये है कि ग्लोब में तो जिस तरह अभी आपने देखा पूरी दुनिया को दर्शाया जाता है, पूरी पृथ्वी को दर्शाया जाता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब उपयोगी है। लेकिन प्रश्न यहाँ है कि मानचित्र पर अधिक जानकारी हमें मिलती है या ग्लोब पर? तो आपको वहाँ पर जवाब देना है मानचित्र पर, क्योंकि मानचित्र पर हम छोटे छोटे जगहों को, छोटे छोटे क्षेत्र को भी देख सकते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, मानचित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम अपने देश, राज्य, जिले, शहर और गांव के बारे में अध्ययन करते हैं तब ग्लोब के स्थान पर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र है। एटलस किससे बनता है? जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बनता है। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये इस तरह से पूछा जाता है कि मानचित्र के निम्नलिखित में से कौन से एक घटक नहीं है? आपका दूरी दिशा प्रतीक दे दिया जाएगा, एक और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, इससे मिलता जुलता। अब वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों ही मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इसमें हम एक झलक हल्के हल्के ढंग में यहाँ पर समझेंगे कि भौतिक मानचित्र क्या है। तो जो प्राकृतिक आकृति है, यानी जहाँ पर मनुष्य ने उस आकृति के निर्माण में सहयोग नहीं है, जैसे आपका पर्वत हुआ, पठार हुआ, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सभी जिस मानचित्र पर दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। और भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका राजनीतिक मानचित्र। तो जब राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों, उनकी सीमा को जिस मानचित्र पर दर्शाया जाता है उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र जो है उसमें हमें विशेष जानकारियाँ मिलती है उस मानचित्र से, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये सभी थीमेटिक मानचित्र है। और
इस मानचित्र में जो सूचना दी गई है उसी के आधार पर जो है मानचित्र को 3 घटक में रखा गया है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये जितने भी आपने समझे ये सारे आपके महत्वपूर्ण थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। देखिए अभी तुरंत हमने इसका डेफिनेशन दिया, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं, और नीचे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला आपको दे देगा। जैसे यहाँ है राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं, आपको दे देगा राज्य, आपको दे देगा नगर, आपको दे देगा शहर, ABC करके सारा आपका सही ऑप्शन दे देगा, और एक दे देगा इसमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा। और एक होगा आपका A और B दोनों। तो आपको ये याद रखना है, राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, सभी देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को जो मानचित्र दर्शाता है वो आपका राजनीतिक मानचित्र है। और फिर आपका है छोटे पैमाना मानचित्र किसे कहते हैं। तो जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब छोटे पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक प्रश्न यहाँ आपका छोटा कि थीमेटिक मानचित्र क्या है। थीमेटिक मानचित्र वाला यहाँ प्रश्न छोटा कि सड़कें मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मानचित्र। अब जो छोटा पैमाना वाला मानचित्र और बड़ा पैमाना वाला मानचित्र है इसको समझना है। ये जो अभी आपने दूरी, दिशा और प्रतीक देखा, ये दूरी पर ही ये छोटा पैमाना वाला मानचित्र निर्भर है। तो इसको जरा आप समझिएगा कि पैमाना वाला मानचित्र क्या हुआ कि अगर 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जा रहा है, 500 किलोमीटर, अभी हमने देखा 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में दर्शाया जा रहा है, तो वो हमारा छोटा पैमाना हो गया। लेकिन अगर हमें, चूँकि ये विद्यालय से घर की दूरी थी, लेकिन अगर हमें दिल्ली से अमेरिका की दूरी दर्शानी हो तो वहाँ हमें 500 किलोमीटर बराबर अगर हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, यानी अधिक दूरी को कम दूरी में आंका जाता है, तो उसे छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। और जैसे कि 500 मीटर की दूरी है, यानी कि दूरी कम है और उसको 500 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, तो वो बड़े पैमाना वाला मानचित्र हुआ। इससे आपको ये समझना है, यहाँ पर 500 किलोमीटर बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है तो 500 किलोमीटर ये बहुत बड़ा जगह हो गया, बहुत बड़ी दूरी हो गई, और इसको 5 सेंटीमीटर में मात्र दर्शाया जा रहा है, ये छोटे पैमाना वाला हो गया मानचित्र। लेकिन अगर 500 मीटर की सिर्फ दूरी 500 सेंटीमीटर में दर्शाया जा रहा है तो ये हो गया आपका बड़ा पैमाना, यानी कम दूरी को अधिक जगह में दर्शाया जाना बड़ा पैमाना, और अधिक दूरी को कम दूरी में दर्शाना छोटा पैमाना। तो यहाँ छोटे पैमाना मानचित्र किसे कहते हैं, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। और इस प्रश्न को कई बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने और एक ही पैमाना बस आप समझ लीजिए, सिर्फ आपको या तो छोटा पैमाना आप माइंड में सेट कर लीजिए या तो बड़ा पैमाना, दूसरा खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रधान दिग बिंदु कौन सा है। तो दिशाओं को दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु, ये भी आपके प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये हैं आपके प्रधान दिग बिंदु। और दिक् सूचक का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी स्थान की दिशा को बताने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। दिक् सूचक की चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। भाषा मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषाओं को कैसे समझा जा सकता है, रूढ़ चिन्हों के द्वारा। अब हम समझेंगे कि रूढ़ चिन्ह क्या है। तो जो प्रतीक आपने अभी दिशा समझ लिया है, अभी जो आपने ये दिग बिंदु पढ़ा, ये दिशा के अंतर्गत आपका आया, जो दिशा को दर्शा रहा है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उसके बाद जो भी आपने बड़ा पैमाना छोटा पैमाना पढ़ा, ये दूरी है। लेकिन अब जो आपका प्रतीक है, दिशा, दूरी और प्रतीक, इस प्रतीक के अंतर्गत ही ये रूढ़ चिन्ह आता है। इसका मतलब ये है कि अगर रेलवे लाइन है तो उसमें भी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। पक्की सड़क का जो मानचित्र पर दिखाया जाता है वो अलग तरीके से, पक्की सड़क बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में रहता है, और अगर कच्ची सड़क रहे तो इस तरह कट कट के दर्शाया जाता है, कट कट के। तो इसको आपने समझा। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय या राज्य या जिला सीमा है उसको अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। नदी, कुएं, तालाब, नहर, पुल, इसको जो जलाशय है उसको नीले रंग में दर्शाया जाता है। इसको भी हम आपको फिगर में दिखाएंगे, ये महत्वपूर्ण है ताकि आपको याद हो जाए। और तो इसी को हम लोग रूढ़ चिन्ह कहते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र एक आरेखन जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, इसे रेखा चित्र कहते हैं। जो पैमाने पर ना हो बल्कि आपके दिमाग में वो याद हो। और रेखा चित्र मानचित्र किसे कहते हैं? जब कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र या रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। आप किसी व्यक्ति को कच्चे कागज़ पर पेन से समझा रहे हैं, ऐसे जाइए फिर पूर्व मुड़ जाइए, दक्षिण मुड़ जाइए, तो इसको रेखा मानचित्र कहते हैं। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। यानी छोटा सा क्षेत्र, यही बड़े पैमाने वाला मानचित्र और छोटे पैमाने वाली बात आ गई। जब मान लीजिए छोटा सा क्षेत्र है, 1 मीटर का कोई क्षेत्र है और इसको मैंने बड़े कागज़ पर दर्शाया, तो इसको हम लोग खाका कहेंगे। और कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो ये कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा अध्ययन करना आसान होता है। प्रतीक क्या हुआ? तो अभी तुरंत, जैसे कि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक आपका प्रतीक है, और जैसे कि उसको वास्तविक आकार और विभिन्न आकृतियों में उसको दर्शाना संभव नहीं है। तो जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी, इन सभी को एक निश्चित अक्षर, निश्चित छाया, निश्चित रंग, निश्चित चित्र, निश्चित रेखाओं में उपयोग कर दर्शाया जाता है। और ये प्रतीक जो है कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये प्रतीक है जिसकी अभी हमने बात करी, तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, रेलवे लाइन आपका बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन, ये मीटर लाइन, और ये रेलवे स्टेशन। पक्की और कच्ची सड़क देखिए, ये पक्की इस तरह से है, ये कच्ची इस तरह से है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये इस तरह से होता है, राज्य सीमा इस तरह से होता है। ये इस लाइन में आप देखिए इसकी चौड़ाई में फ़र्क कर दिया गया है और जिला सीमा इस तरह होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल सबको इस तरह दिखाया गया है, लेकिन इस तरह नहीं पूछा जाता है नदी को किस तरह दिखाया गया है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, जलाशयों को किस रंगों से दिखाया गया है। तो ये आपका नीला हो गया। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, वो इस प्रकार से हुआ, इससे अभी प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसको आपको याद रखना है, पीओ, पीटीओ, पीएस। बस्ती, कब्रिस्तान, ये भी नहीं पूछा गया है। पेड़, घास को हरे रंगों से, यानी मैदान को हरे रंगों से दिखाया गया है। ये आपके मानचित्र पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी डिटेल में जो हमने और पीछे दिया है, मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह के क्लास मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।